राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे एक जाट और सेठ की कहानी। कैसे जाट ने चालाकी से अपने पिता की बेइज्जती का बदला सेठ से लिया। दोस्तों, कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक हरिया नाम का जाट रहता था। हरिया के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसका बेटा समर सिंह, कुल मिलाकर 3 प्राणी परिवार में थे। समर सिंह अपने पिता का सारे दिन काम में हाथ बटाता था। दोनों बाप बेटे खेतों में पूरे दिन मेहनत करके एक ही खेती किया करते थे। सर्दियों का समय था। खेतों से गन्ने निकालकर कोलों में गन्ने पे उनका रस निकाला जाता था। रस निकालकर दोनों बाप बेटे उसका गुड़ बनाकर और अपनी बैलगाड़ी में भर के बाजार में बेचने जाते थे। गुड़ बेचने के लिए पिता हरिया ही बाजार जाते थे। अपने पुत्र को अभी उन्होंने बाजार के लिए निकाला ही नहीं था। उनकी नजर में समर सिंह अभी बच्चा ही था। खेत में काम कर ले वही बहुत है, बाजार की इसको ज्यादा समझ नहीं है। बड़े चालाक लोग बाजार में बैठे हुए हैं, कहीं इसको कुछ नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हमेशा हरिया सिंह ही बाजार में गुड़ बेचने के लिए जाता था। एक दिन हरिया सिंह ऐसे ही गुड़ की गाड़ी भर के बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। शहर के बाजार में पहुंचकर हरिया सिंह ने अपनी गाड़ी लगा दी और ग्राहक का इंतजार करने लगा। वहीं से थोड़ी देर बाद एक सेठ गुजरा। सेठ ने सोचा गुड़ ले लेता हूँ। घर में आज सेठानी ने भी कहा था कि गुड़ की खीर बनानी है, गुड़ लेकर आना जी। इसलिए सेठ हरिया सिंह के पास चला गया और पूछा, क्या बेच रहे हो भाई? हरिया सिंह ने कहा, सेठ जी गुड़ है, आज ही ताजा ताजा बनाया है, आप ले लीजिए, सही सही दाम लगा दूंगा। सेठ को हरिया सिंह बहुत ही सीधा साधा आदमी लगा। वह हरिया के पास जाकर बोला, पूरी गाड़ी का कितना दाम लोगे? हरिया सिंह की तो जैसे खुशी का ठिकाना न रहा। आज तो ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा और पूरा गुड़ एक ही आदमी ले रहा है। अब मैं जल्दी से अपने घर जाकर बाकी के सारे काम भी निपटा लूंगा। ये सोचते हुए हरिया सिंह ने गाड़ी में लदे हुए पूरे गुड़ का दाम 1000 रुपये बता दिए। सेठ ने 1000 रुपये हरिया को दिए और कहा, इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। हरिया सिंह ने सेठ को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और सेठ के घर की तरफ चल दिए। जब सेठ का घर आ गया तो हरिया सिंह ने कहा, सेठ जी गाड़ी जल्दी से खाली करवा दो, मुझे घर के लिए भी निकलना है। ये सुनकर सेठ ने कहा, गाड़ी? कैसी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी का दाम तुझे 1000 रुपये दिया है। हरिया सिंह ने कहा, सेठ जी ऐसा मजाक क्यों करते हो? गुड़ का दाम मैंने 1000 रुपये बताया है। तो सेठ ने कहा, मैंने तुमसे पूछा था ना कि पूरी गाड़ी का दाम क्या लोगे? तुमने पूरी गाड़ी का दाम मुझे 1000 रुपये बताया है। अपनी जबान से फिरते हो, कैसे जाट हो तुम? कहते हैं जाट अपनी जबान के पक्के होते हैं। अब हरिया सिंह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा तो सेठ ने अपने नौकरों से कहकर उसके कपड़े भी उतरवा दिए और घर से निकाल दिया। अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ हरिया सिंह पूरे दिन जंगल में छुपा रहा। जैसे ही रात हुई, रात के अंधेरे में हरिया सिंह अपनी इज्जत को बचाते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। उसकी घरवाली और उसके बेटे समर सिंह ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने भागकर उसको चादर उड़ाई और इसका कारण पूछा। तो हरिया सिंह ने सारी राम कहानी अपने बेटे को बता दी कि कैसे उस सेठ ने ठगी करके उससे पूरी बैलगाड़ी ले ली और उसे नीवस्त्र करके अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर समर सिंह को बहुत ही क्रोध आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी कल मैं बाजार में जाऊंगा और उस सेठ से आपका अपमान का बदला लेकर आऊंगा, साथ ही अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बेटे की ऐसी बातें सुनकर हरिया सिंह ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, वे सेठ बड़ा ही शातिर है, कहीं तुझे भी कुछ नुकसान न पहुंचा दे। समर सिंह ने कहा, नहीं पिताजी, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बस मुझे उसका हुलिया बता दो।
हरिया सिंह ने अपने बेटे को उसका हुलिया बता दिया। वे देखने में कैसा लगता है? अगले दिन समर सिंह ने अपने पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगी। उसमें गुड़ भर के बाजार की तरफ चल दिया। अपने पिता के बताई हुई जगह पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही वही सेठ उसके पास आकर रुका। समर सिंह की भोली सूरत को देखकर सेठ सोचने लगा, कल तो एक को ठगा ही था, ये भी बड़ा भोला सा लग रहा है, क्यों ना आज इसकी भी गाड़ी को ठगा जाए। ये सोचते हुए सेठ समर सिंह के पास पहुंचा और पूछा, भाई आपकी गाड़ी में क्या है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी इसमें गुड़ है, आप पहले कभी ऐसा गुड़ नहीं खाया होगा। सेठ ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? सेठ की बात सुनकर समर सिंह बोला, सेठ जी पूरी गाड़ी का दाम मुट्ठी भर रुपया दे दीजिए। सेठ जी ने सोचा, ये तो कल वाले से भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है। एक मुट्ठी में भला कितने ही रुपए आएंगे। मैं ऐसे करता हूँ, इसे घर लेकर चलता हूँ और एक मुट्ठी में 10-10 के 10 नोट रख लूंगा। इस तरह 100 रुपए में ये पूरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। ये सोचते हुए बनिए ने कहा, ठीक है भाई, मुझे सौदा मंजूर है, पर पैसे मैं घर जाकर दूंगा। तुम्हें ये गाड़ी मेरे घर पहुंचानी होगी। समर सिंह तैयार हो गया। घर पहुंचकर सेठ ने गाड़ी खड़ी करवा ली और मुट्ठी में 10-10 के नोट भर के समर सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुट्ठी भर दाम में पूरी गाड़ी का सौदा किया था ना, तो ये लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं खड़ी करके चलते बनो। समर सिंह ने कहा, सेठ जी ये तो कोई बात नहीं हुई, दाम तो गाड़ी में लदे हुए गुड़ के लगे थे, आप पूरी गाड़ी कैसे खड़ी करवा सकते हैं? मेरी गाड़ी खाली करवाइए और अपना गुड़ उतरवा लीजिए। तो सेठ ने कहा, कैसे जाट हो तुम, अपनी जबान से फिरते हो। ये लो मुट्ठी भर दाम और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो तुम्हें निवस्त्र करके भगा दूंगा। समर सिंह ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो लाओ मुट्ठी भर दाम। सेठ ने मुट्ठी जैसे ही आगे की, समर सिंह ने सेठ की कलाई पकड़ ली और अपने जेब से चाकू निकालकर सेठ से बोला, ठीक है सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, बदले में आपके मुट्ठी लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सेठ बिलबिलाते हुए सेठ ने कहा, ये कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। तो जाट ने कहा, नहीं सेठ जी, आपने मेरी पूरी गाड़ी एक मुट्ठी में ली है, तो मुट्ठी तो मुझे लेकर ही जानी है। इतना कहकर जाट लगा उसके हाथ को काटने। सेठ बिलबिलाने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। इस पर जाट ने कहा, नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी खाली करवाओ और कल जो तुमने मेरे पिता की गाड़ी लूटी थी वो गाड़ी मुझे वापस करो। और हाँ सेठ जी, मेरी एक शर्त और है, मुझे अपने घर में 3,000 महीने की पगार पर नौकरी भी देनी होगी। अब सेठ को अपना हाथ बचाना था तो हामी तो भरनी ही थी। सेठ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। इस पर जाट ने सेठ का हाथ छोड़ते हुए कहा, अगर तुम अपनी बात से मुकरे या तुमने मुझे काम से निकालने की कोशिश की या पैसे देने में आनाकानी की तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। इस बात पर सहमति जताते हो या नहीं? अब मरता क्या नहीं करता। सेठ ने अपनी सहमति दी। उसके पिता की गाड़ी भी खाली करवा कर उसको लौटा दी और उसके पिता के गुड़ के भी उसे 1,000 रुपए दिए और उसके गुड़ के भी उसे 2,000 रुपए देकर गाड़ी खाली करके उसे लौटा दी। अपने घर में नौकरी देने का वादा कर लिया। कहा, कल से काम पर आ जाना। दोनों बैलगाड़ी लेकर समर सिंह अपने घर की तरफ चल दिया। उसके पिता ने जब दूर से अपने पुत्र को 2 बैलगाड़ियों के साथ आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़कर बेटी को गले लगा लिया। समर सिंह ने अपने पिता को पूरी बात बताई, उससे नौकरी की बात भी कही। पिता ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा सेठ तुझे बदला लेने की सोच ले, कभी तुझे कुछ नुकसान न पहुंचा दे, थोड़ा संभल कर ही रहना। समर सिंह ने कहा, पिताजी अगर वह शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। अगले दिन सुबह ही समर सिंह सेठ के घर पे काम करने पहुंच गया। सेठ समर सिंह को देखकर सोचने लगा, मैं इसे इतना परेशान करूंगा कि ये खुद ही काम छोड़कर भाग जाएगा। वह समर सिंह से बोला, जाओ खेत पर जाओ, 2 खेतों को जोत कर
और शाम को ईंधन के लिए लकड़ी लेते आना। समर सिंह उठा और खेत की तरफ चला गया। पूरे दिन समर सिंह एक पेड़ के नीचे सोता रहा। जैसे ही शाम हुई, उसने हल्के 3-4 टुकड़े किए, उसी का ईंधन बनाकर गठरी बांधकर सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर आया, लकड़ी का गट्ठर फेंका और खाना खाने बैठ गया। सेठ ने अपने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल ही देना। मेरे यहाँ यही खाने के लिए मिलता है। रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। समर सिंह ने कुछ नहीं कहा और 1 मुट्ठी चावल खाया और उठकर चल दिया। रात को सोते समय उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पेट में भूख के कारण चूहे जो दौड़ रहे थे। कुछ देर तो समर सिंह ऐसे ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद समर सिंह से जब ना रुका गया तो वह उठा, गाय के तबेले की तरफ चला गया। गाय के तबेले में जाकर उसने देखा एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। उसने बछड़े की रस्सी खोल दी और बछड़ा खुलते ही अपनी गाय माँ के नीचे जाकर दूध चूकने लगा। बछड़े को दूध पीता हुआ देखकर गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। उसके थन में दूध आ गया। अब क्या था? समर सिंह ने बछड़े को बांध दिया और सारा गाय का दूध पी गया और मस्त होकर सो गया। सुबह सेठ बाल्टी लेकर गाय का दूध दुहाने लगा तो उसने देखा थन में दूध ही नहीं है। इतने में गाय ने दुलाती मारकर उसको पीछे फेंक दिया। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो समर सिंह का ये रोज का काम हो गया था। सेठ समर सिंह को देखकर हैरान था कि इसे 1 मुट्ठी चावल मिल रहा है, सारे दिन भूखा रहता है, जी तोड़ के मेहनत करता है, फिर भी ये हष्ट पुष्ट है। इसमें कोई कमजोरी नाम की चीज ही दिखाई नहीं दे रही। उसे क्या पता था कि उसकी गाय का पूरा दूध यही पी जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। 1 महीने तक वापस नहीं आई। इधर सेठ का सेठानी के बगैर मन नहीं लग रहा था। सेठ ने समर सिंह को अपने साथ लिया और अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए चल दिए। अब सेठ ने एक ही घोड़ा लिया, उस पर खुद बैठकर चल दिया। समर सिंह को पैदल ही चलने के लिए कहा। समर सिंह ने सोचा, बढ़िया तरकीब निकाली है इसने मुझसे पीछा छुड़ाने की। ये क्या सोच रहा है कि मैं चलते चलते ऐसे ही मर जाऊंगा और ये साहब घोड़े पर बैठकर ससुराल चले जाएंगे। अगर तुझे छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम भी समर सिंह नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ को थकान लगने लगी। वे रुका और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और समर सिंह को घोड़े का ध्यान रखने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से व्यापारियों का काफिला गुजरा तो समर सिंह ने घोड़े की थोड़ी सी पूंछ का हिस्सा काट कर अपने पास रख लिया और घोड़े को व्यापारियों को बेच दिया। पूंछ को चूहे के बिल पर रखकर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सेठ की आंख खुली तो उसने समर सिंह को घोड़े की पूंछ पकड़े हुए बैठे देखा। उसने समर सिंह से कहा, समर सिंह, मेरा घोड़ा कहाँ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी, घोड़े को तो चूहे बिल में लेकर घुस गए। मैंने भागकर उसकी पूंछ पकड़ ली। अब मुझसे अकेले से ये घोड़ा खींच नहीं रहा है। तनिक आकर जो लगवाओ। सेठ आकर जैसे ही पूंछ पकड़कर खींचा, पूंछ सेठ के हाथ में आ गई। समर सिंह की ये चालाकी देखकर सेठ को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में भरकर कहा, मेरी आंखों के सामने से अभी चले जाओ। तो समर सिंह ने कहा, ठीक है सेठ जी, अपने नाक कान काट कर दे दो तो मैं अभी चला जाऊंगा। अब सेठ क्या करे? सेठ को फिर उसे साथ लेकर चलना ही पड़ा। कुछ दूर चले तो उन्हें एक बाजार मिला। बाजार में जाकर सेठ ने फिर से अपने लिए एक काला घोड़ा खरीदा और चल दिए दोनों ससुराल की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने फिर एक पड़ाव डाला और सेठ जी ने खाना खाकर सोते समय समर से कहा, समर सिंह, घोड़े को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहला दो। इसमें जितनी भी गंदगी है साफ हो जानी चाहिए। इतना कहकर सेठ अपने तंबू में जाकर सो गया। समर सिंह ने बाजार में ले जाकर उस घोड़े को भी बेच दिया और एक खरगोश खरीद कर ले आया। लाकर खरगोश के पास बैठ गया। जैसे ही सेठ की आंख खुली, सेठ ने समर सिंह से पूछा, समर सिंह, घोड़ा कहाँ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि रगड़ रगड़ कर इसको साफ कर देना। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग सफेद हो गया और मैंने इतना रगड़ा कि ये घिस गया। बस ये अब इतना से ही रह गया। सेठ ने जब उस खरगोश को देखा
तो वह समर सिंह की चालाकी को समझ गया, लेकिन वह बोल भी कुछ नहीं सकता था। अब वह पैदल ही यात्रा करने लगे। ससुराल नजदीक आ गई तो सेठ का थकावट से बुरा हाल हो रहा था। भूख भी लग रही थी। जितना भी राशन पानी था वह सब खत्म हो गया। जो पैसे थे उसी से दूसरा घोड़ा खरीद लिया था, सो अब पैसे भी नहीं थे कि जिसी से भोजन खरीद कर खा लिया जाए। सेठ ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोची और अपने नौकर समर सिंह से कहा, तो मेरे ससुराल में जाकर मेरे ससुराल वालों को मेरे आने की सूचना दो। सूचना पाकर वे अपने दामाद के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना लेंगे, जिससे कि मुझे जाते ही खाना मिल जाए। ये कहकर सेठ आराम करने लगा और समर सिंह सेठ के ससुराल में पहुंच गया और वहां जाकर सेठ के आने की सूचना दी। सेठ की सास ने पूछा, हमारे दामाद जी ठीक तो है? तो समर सिंह ने कहा, नहीं माई, ठीक नहीं है, पेट खराब है। सो आप उनके लिए खिचड़ी बनवा दो और मेरे लिए जो चाय पकवान बना दो। अब सासू माँ ने अपने दामाद के लिए खिचड़ी बनवा दी और समर सिंह के लिए ढेरों पकवान बनवाए, खीर, पूड़ी, हलवा और रायता। सेठ सोच रहा था, समर सिंह ने सूचना दे दी होगी तो मेरे ससुराल वाले गाड़ी लेकर मुझे लेने आएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई लेने ही नहीं आया। कोई आता भी कैसे? समर सिंह ने उनको बताया ही नहीं कि सेठ जी पैदल आ रहे हैं। सब लोग यही समझ रहे थे कि हमारी गाड़ी से आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सेठ ने देखा कि ससुराल से तो कोई लेने ही नहीं आ रहा, तो सेठ खुद ही उठकर चलने लगा। हारा थका सेठ अपने ससुराल में पहुंचा तो क्या देखता है, समर सिंह खीर पूड़ी की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ के लिए भी खाना परोसा गया। खाने में सेठ के लिए थाली में खिचड़ी परोसी गई। सेठ कुछ कहने को हुआ तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपका पेट खराब है ना, आप खिचड़ी खाइए, ये आपको आराम देगी। सेठ चाहकर भी कुछ ना बोल सका। थोड़ी बहुत खिचड़ी खाकर उसने थाली सरका दी, क्योंकि सेठ को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात में दोनों का बिस्तर छत पर लगा दिया गया। समर सिंह और सेठ छत पर सोने चले गए। अब समर सिंह तो खराटे मार के सोने लगा। अब सेठ को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। सेठ ने समर सिंह को जगाया और कहा, तेरे कारण मैं भूखा सो रहा हूँ और तू यहाँ खराटे मारा है, वह भी खीर पूड़ी की दावत उड़ाकर। चल खड़ा हो जा और मेरे खाने का इंतजाम कर। समर सिंह उठा। उसने चारों तरफ देखा तो क्या देखता है, छत पर एक होल बना हुआ है। पुराने समय में दोस्तों, सब लोग अपने घर की छत पर एक होल, जिसको लोग धमला बोलते थे, बनाकर रखते थे। बरसात दिनों में जब अनाज छत पर सुखाते और बारिश आ जाती तो उस धमला से सारे अनाज को नीचे निकाल देते थे। अब समर सिंह को एक तरकीब सूझी। उसने एक रस्सी ढूंढी और सेठ जी की कमर में बांधकर उस धमला से नीचे उतार दिया। धमला रसोई में ही खुलता था। समर सिंह ने सेठ से कहा, सेठ जी, पेट भर के खा लो। जब पेट भर जाए तो ये रस्सी हल्की सी हिला देना और धीरे से आवाज लगाकर मुझे जगा देना, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ की तो जैसे बातें खिल गई हो। रसोई में गया तो वहां पर हलवा पूड़ी बने रखे थे। सेठ खाने पर टूट पड़ा और पेट भर के जम के खाया। जब खाना खा चुका था तो न उसने रस्सी को हल्का से हिलाया और धीरे से समर सिंह को आवाज लगानी शुरू कर दी। समर सिंह की आंख लग गई थी और समर सिंह को आवाज नहीं आई। सेठ धीरे धीरे बोल रहा था, खींच खींच, ऊपर खींच, लेकिन समर सिंह तो सोया पड़ा था। थोड़ी देर बाद सेठ की सासू माँ रसोई में पानी पीने के लिए आई तो रसोई का बंद दरवाजा देखकर अंदर से खींच, जल्दी खींच, ये सुनकर वह डर गई। उसने अपने पति को जगाया और कहा, हमारी रसोई में तो खींच नाम का भूत घुस गया है। उसका ससुर उठा। उसने अपने बेटों और पड़ोसियों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और रसोई के दरवाजे पर जाकर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, खींच, जल्दी खींच। इतने में ही आवाज सुनकर समर सिंह की आंखें खुल गई। समर सिंह ने जल्दी जल्दी सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक लोग दरवाजा खोलकर रसोई में आए तब तक सेठ छत पर पहुंच चुका था। सेठ ने समर सिंह से कहा, आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था। सेठ के ससुराल वालों ने जब देखा कि रसोई में तो कोई भी नहीं है तो जाकर चुपचाप से सो गए। थोड़ी देर बाद सेठ के पेट में दर्द होने लगा। उसने
समर सिंह को जगाकर कहा, समर सिंह, मेरे साथ खेतों में चल, मुझे बहुत ही डर लग रहा है और रुका भी नहीं जा रहा है। समर सिंह को नींद आ रही थी, सो समर सिंह ने पास में रखी एक हांडी की तरफ हाथ करते हुए कहा, सेठ जी, रात हो रही है, क्यों नींद खराब कर रहे हो? इस हांडी में ही काम तमाम कर दीजिए। सुबह सबके उठने से पहले मैं इसे फेंक कर आ जाऊंगा। अब मरता क्या न करता। सेठ से रुका नहीं जा रहा था, सो हांडी में ही काम तमाम कर दिया। अब जैसे ही सुबह हुई, उसने समर सिंह को जगाया और कहा, समर सिंह, ये हांडी जंगल में फेंक कर आ जाओ, बस सुबह होने ही वाली है, थोड़ी देर में लोग जग जाएंगे, उससे पहले ही तुम ये हांडी फेंको। समर सिंह को तो गहरी नींद आ रही थी। सेठ ने उसे खूब जगाया। अब सेठ को अपनी इज्जत का डर लग रहा था। उसने सोचा, समर सिंह को तो नींद आ रही है, ये तो नहीं उठेगा और सुबह होने वाली है। जब सब लोग देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब इसे मैं ही फेंक कर आता हूँ। ये सोचकर सेठ ने एक चादर ओढ़ी और हांडी को सर पर रखकर अपनी गंद को फेंकने चल दिया। सेठ जैसे ही छत से उतरकर सीढ़ियों से होता हुआ आंगन में पहुंचा तो उसने देखा, उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजर बचाते हुए घर के बाहर निकल आया। समर सिंह को मौके की तलाश सी थी, सो आज उसे मौका मिल गया। समर सिंह ने आसपास देखा तो वहां पर एक लाठी पड़ी हुई थी। समर सिंह ने जड़ से वो लाठी उठाई और दबे पांव सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। गांव के बाहर निकलकर सेठ दबे पांव जंगल की तरफ जा रहा था कि तभी समर सिंह ने शोर मचा दिया, चोर चोर, देखो सर पर हांडी लेकर जा रहा है। कुछ लोग गांव के जगे हुए थे जो सुबह ही उठकर भैंसों को चारा पानी डालते थे। उन्होंने चोर चोर की आवाज सुनी तो लाठी डंडे लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा, एक आदमी चादर ओढ़े हांडी लेकर जा रहा है। उन्होंने दे दनादन लाठी बजाना शुरू कर दिया। ये सब शोर शराबा सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी उधर ही पहुंच गए। सबके हाथों में लाठी डंडे थे। दे दनादन सेठ को अच्छे से सूत दिया। थोड़ी देर बाद समर सिंह ने सबको रोकते हुए कहा, हमारे सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे। चोर की बातें सुनकर सब लोग तो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, फिर हमारे सेठ जी कहाँ हैं? अब सभी ससुराल वाले सोचने लगे, हाँ सही में सब लोग यहाँ हैं, पर हमारे दामाद ही चोर की बात सुनकर यहाँ नहीं आए। जैसे ही उन्होंने चादर हटाकर देखा और अपने दामाद को इस हाल में देखा तो सबकी हंसी छूट गई और शेर शर्म से पानी पानी हो गया। हंसते मजाक उड़ाते ससुराल वालों ने सेठ को लाया और दूसरे कपड़े पहनने को दिए। लजाते हुए सेठ अपनी पत्नी को विदा करवा के अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो समर सिंह ने धीरे से उससे कहा, सेठ जी, जो आपकी हांडी पे पहले लाठी मारी थी वह मैं ही था। जिसने पीछे से चोर चोर चिल्लाया वह भी मैं ही था। तो सेठ ने उससे कहा, ऐसा तूने क्यों किया? तुझे ऐसा करके क्या मिला? अब समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपको मेरे पिता के कपड़े उतार कर क्या मिला था? आपने उस बूढ़े आदमी को निवस्त्र करके जंगल में पूरा दिन रहने के लिए मजबूर कर दिया था। ये उस अपमान का बदला मैंने लिया है। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समर सिंह से माफी मांगी और समर सिंह से कहा, समर सिंह, मुझे माफ कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। समर सिंह ने कहा, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। मेरी आपसे ये शर्त है कि जब भी आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो अपने नाक कान काट कर मेरे हाथ में रखेंगे। सेठ ने हाथ जोड़कर गड़गड़ाते हुए कहा, समर सिंह, मेरे नाक कान छोड़कर तुझे जो मांगना है मांग ले। समर सिंह बोला, ठीक है सेठ जी, आप वादा करो कि आज के बाद आप किसी भी गरीब को नहीं ठगेंगे, ना ही किसी का अपमान करेंगे, और अभी के अभी मेरे हाथ में 3,000 रख दो, जो मैंने मेहनत की है। मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। सेठ ने उससे सारे वादे किए और 3,000 समर के हाथ में रख दिए। समर सिंह पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब सेठ को भी अच्छी सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई, वह अब किसी भी गरीब को नहीं ठगेगा, ना ही किसी का अपमान करेगा। तो दोस्तों, एक सेठ की होशियारी पर एक जाट की चतुराई की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है
कि हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।